नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों, राम राम साहब। आ जाओ दोस्तों, जल्दी से आप तैयार हो जाइए, अपनी वीडियो क्लास शुरू होने जा रही है। आज दोस्तों हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ने के बाद आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज के अपने विषय का नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। जितने भी जो महत्वपूर्ण कंटेंट है भौतिक प्रदेशों से, उनके बारे में दोस्तों जानकारी करेंगे। कोशिश करेंगे दोस्तों आज की वीडियो क्लास में भौतिक प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की। फिर भी यदि दोस्तों कुछ कंटेंट बच जाते हैं या भौतिक प्रदेशों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो क्लास में नहीं हो पाए, तो दोस्तों आप निश्चिंत रहना, आगामी जो वीडियो क्लास होगी वो भौतिक प्रदेशों से रिलेटेड ही होगी। यानी जब तक भौतिक प्रदेशों का पूरा टॉपिक नहीं होगा ना दोस्तों, तब तक मैं रेगुलर वीडियो क्लास डालता रहूंगा, चाहे 2 क्लासों में हो चाहे 3 क्लासों में हो। आपने पहले भी मेरा पढ़ाने का तरीका देखा होगा, जैसे मैंने भारत में सबसे पहले सामान्य परिचय करवाया, पूरा सभी वीडियो क्लासें डाली उसके बारे में। फिर भारत की नदियां पढ़ाई आपको, तो सारी वीडियो क्लास डाली। फिर भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ाए, टोटल संपूर्ण पढ़ाया दोस्तों। भारत की पूरी खनिज संपदा पढ़ाई, वो भी पूरा टॉपिक पढ़ाया। ऐसे विश्व में महाद्वीप और महासागरों का दोस्तों संपूर्ण टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको। ये नहीं है कि थोड़ा सा महाद्वीप पढ़ा दिया, थोड़ा सा महासागर पढ़ा दिया, थोड़े से भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ा दिए, थोड़ी सी नदियां पढ़ा दी, या थोड़ा सा राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा दिया। ऐसा नहीं करता दोस्तों, मैं दूंगा तो पूरा कंटेंट दूंगा आपको, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, ऐसे बीच बीच में से उठा उठा के नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो आप अपने YouTube चैनल से जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते जाइए। आ जाइए दोस्तों अपनी वीडियो क्लास में। पहला क्वेश्चन देखें, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, साधारण सा सवाल है दोस्तों, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। क्या 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, 4 में बांटा गया है, या फिर 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? ये जो दोस्तों आंकड़े हैं ना ऑप्शन के अंदर, ये सारे आंकड़े आपके लिए उपयोगी है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अगला ऑप्शन देखें 6, भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। वो भारत के 6 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर का हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पांचवा है तटीय मैदान, और छठवां है द्वीप समूह है। तो भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 6 भौतिक प्रदेशों में। विश्व को या पृथ्वी को कितने महाद्वीपों में बांटा गया है? 7 महाद्वीपों में। इसलिए 7 का आंकड़ा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 6 का आंकड़ा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रही बात 4 की, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनका विभाजन 4 भागों में किया गया है। जैसे एक तो हो गया थार का मरुस्थल, या इसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश है दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश, या अरावली पर्वतमाला, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। दूसरा भौतिक प्रदेश ये हो गया। राजस्थान का तीसरा भौतिक प्रदेश है उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो राजस्थान की उत्तरी पूर्वी दिशा में मैदानी प्रदेश फैला हुआ है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र है, ये नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है, या नदियों के बहाव के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ अवसादों से निर्मित मैदान है। तो तीसरा भौतिक प्रदेश हो गया उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा भौतिक प्रदेश हो गया हाड़ौती का पठार। ये हाड़ौती का पठार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है, इसलिए इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी कहते हैं। आप चाहे इसे हाड़ौती का पठार कह दो, चाहे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कह दो, चाहे माल पठारी प्रदेश कह दो। जो माल पठारी प्रदेश है उसमें भी 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। हाड़ौती में भी 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में भी यही 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। तो इस भौतिक प्रदेश को, जो चौथा भौतिक प्रदेश है, इसे आप 3 नामों से पुकार सकते हैं।
माल प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। लेकिन मालव पूछ लेना आपसे कि मालव प्रदेश में कौन से जिले आते हैं। दो जिले आते हैं, एक तो प्रतापगढ़ और दूसरा झालावाड़। मालव प्रदेश में प्रतापगढ़ और झालावाड़ आते हैं, जबकि माल प्रदेश में 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। जबकि मालवा का पठार भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। आपसे पूछ ले दंडकारण्य का पठार कहां पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। आपसे पूछ ले गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां कौन से पठार पर स्थित है, मेघालय के पठार पर स्थित है। आप ध्यान रखें। दक्कन के पठार का विशेष ध्यान रखना, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। और दोस्तों एक पामीर के पठार का भी ध्यान रखना। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे विश्व की छत कहते हैं। और तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, जो चीन में स्थित है या तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। तिब्बत का पठार सबसे बड़ा, पामीर का पठार सबसे ऊंचा, दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? ओके, दोबारा देखें, अपने क्वेश्चन को क्लियर कीजिए। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? क्या 7 में बांटा गया है, 6 में बांटा गया है, 4 में बांटा गया है या 3 में बांटा गया है? अपना सही आंसर होगा दोस्तों 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 6 तो भारत के भौतिक प्रदेशों को बांटा गया है, 7 में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप स्थित हैं। 3 के बारे में क्या ध्यान रखोगे आप? 3 के बारे में इतना ध्यान रख लेना कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में वे नदियां आती हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर डालती हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान की चंबल, बनास, बाणगंगा, ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की नदियां हैं। अरब सागर के अपवाह तंत्र की वे नदियां आती हैं जो अपना जल अरब सागर में ले जाकर डालती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, ये अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदियां हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की यदि अपन बात करें, ऐसी नदियां जो अपना जल किसी सागर या खाड़ी तक नहीं ले जा पाए, न तो अपना जल अरब सागर तक ले जा पाए और ना ही अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाए, ऐसे प्रवाह तंत्र को आंतरिक प्रवाह तंत्र वाला कहते हैं। यानी किसी रेगिस्तानी भाग में या रेतीले भाग में ये नदियां विलीन हो जाती हैं। जैसे घग्गर नदी पूरे भारत में आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन आ जाए, पूरे भारत में आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां भारत के कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का और आंतरिक अपवाह तंत्र। क्लियर है दोस्तों? आगे आइए, यहां यह भी ध्यान रख लेना आप कि भारत के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। भारत के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया गया है। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और एक दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां, कुछ नदियां अरब सागर में जाके गिरती है और कुछ नदियां कहां जाके गिरती है? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और कुछ नदियां दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र की है, जैसे शिवालिक पहाड़ियों में हिमालय क्षेत्र से घग्गर नदी निकलती है और वह आंतरिक प्रवाह तंत्र की है। ब्रह्मपुत्र हो गई आपकी। इसके अलावा जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये हिमालय प्रवाह तंत्र से निकलती है और ये नदियां बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। फिर आगे चलकर अपन प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं, पुनः 2 भागों में बांटते हैं। यानी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की कुछ नदियां अरब सागर में जाती है तो अरब सागर का अपवाह तंत्र, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है दाईं ओर, तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, कौन अंगारा लैंड का अवशेष है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अंगारा लैंड का अवशेष है? क्या थार का मरुस्थल? राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल केवल राजस्थान में नहीं है, यह भारत के 4 राज्यों में है। राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है और हरियाणा में है। इसके अलावा पाकिस्तान देश में भी है। यानी भारत के तो इन 4 राज्यों में और एक पाकिस्तान देश में है। तो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। पूछ रहा है कौन अंगारा लैंड का अवशेष नहीं है? क्या राजस्थान का थार का मरुस्थल नहीं है? क्या अरावली पर्वतमाला है? पूछ रहा है कौन अंगारा लैंड का अवशेष है? क्या राजस्थान का थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है,
पूर्वी मैदानी प्रदेश है या हाड़ौती का पठार है। दोस्तों ये चार ऑप्शन है, दोस्तों ये चार ऑप्शन है। और चारों के चारों राजस्थान के भौतिक प्रदेश है। क्वेश्चन पूछ रहा है अंगारा लैंड के बारे में। यदि आपने भारत के भौतिक प्रदेश मेरे से ध्यान से पढ़े हैं या विश्व के महाद्वीप पढ़े हैं दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही हल कर दोगे। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, 33 सागर, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। यदि भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है तो ऐसे बताओ राजस्थान में अंगारा लैंड का अवशेष कहां से आएगा। अतः राजस्थान में इनमें से कोई भी अंगारा लैंड का अवशेष नहीं है। थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये दोनों तो 33 सागर के अवशेष हैं। किसके स्थान पर बने हैं? 33 सागर के स्थान पर। ध्यान रखना, राजस्थान में थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश किसके स्थान पर बने हैं? 33 सागर के स्थान पर बने हैं। लेकिन अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठारी प्रदेश ये किसके स्थान पर बने हैं? ये बने हैं भाई गोंडवाना लैंड के स्थान पर बने हैं, या गोंडवाना लैंड के अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान के जो चार भौतिक प्रदेश है ना, वो दो तो 33 महासागर से बने हैं और दो बने हैं गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड से तो बना है अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और 33 सागर से बने हैं थार का मरुस्थल और उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें पाई जाती है ना, वो दोस्तों 33 सागर का अवशेष मानी जाती हैं। ध्यान रखना, भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है, इसलिए राजस्थान में भी अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश है जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो चंबल, बाणगंगा, बनास इन नदियों के द्वारा निर्मित है, उसका क्षेत्रफल कितना है? क्या 61% है, 9% है, 23% है, या फिर 7% है? मैं आपको बता दूं 61.11% थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है, 9% अरावली का है, 23% पूर्वी मैदानी प्रदेश का है और 7% हाड़ौती के पठार का है। यानी राजस्थान में थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर है, या 61.11% भाग पर है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 9% भाग पर है। पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के 23% भाग पर है। हाड़ौती का पठार राजस्थान के 7% भाग पर है। क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए। पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल है 23%। अगला क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? ये चार भौतिक प्रदेश हैं, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। राजस्थान में 33 जिले हैं। 33 जिलों का दोस्तों विभाजन किया गया है इन भौतिक प्रदेशों में। तो 33 जिलों में से ऐसे कितने जिले हैं जो थार के मरुस्थल में आते हैं, ऐसे कितने जिले हैं जो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आते हैं, और ऐसे कितने जिले जो हाड़ौती के पठारी प्रदेश में आते हैं। यदि दोस्तों किसी भौतिक प्रदेश में जिलों की संख्या पूछी गई है ना आज तक, तो सबसे ज्यादा थार के मरुस्थल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज्यादा बार थार के मरुस्थल के बारे में पूछा गया है कि थार मरुस्थल में राजस्थान के कितने जिले आते हैं, या राजस्थान के कितने जिले मरुस्थली भाग में शामिल है। राजस्थान के 12 जिले मरुस्थली भाग में शामिल है। क्वेश्चन भी यही है, थार मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? आगे देखिए, 13 जिले आते हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में। अरावली पर्वतमाला में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 13। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 10 जिले। जबकि हाड़ौती के पठार में राजस्थान के कितने जिले आते हैं भाई? 7। दोबारा देखो, थार के मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिले, अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के 13 जिले, हाड़ौती के पठार में राजस्थान के 7 जिले, पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के 10 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती के पठार में मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है हाड़ौती का पठार, इसमें कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? ध्यान रखना दोस्तों, यहां जो मृदा बनी है वो लावा से निर्मित पठार से बनी है,
और ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा जमने से मृदा बनती है वो हमेशा दोस्तों काली मृदा बनती है। कौन सी मृदा बनती है? काली मृदा। और उस काली मृदा में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। यह पूरे भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा होती है ना, वो काली मृदा ही होती है। इसलिए कपास के लिए उपयुक्त होने के कारण इस काली मृदा को कपासी मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है? काली मृदा को कहा जाता है। और काली मृदा को आधुनिक मृदाओं के वैज्ञानिक विभाजन के अनुसार वर्टिसोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वर्टिसोल्स। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, ऑप्शन के अंदर जरूरी नहीं काली मृदा ही मिले। पूछे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कपासी मृदा किसे कहते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसे आ जाए काली मृदा को, लाल मृदा को या भूरी मृदा को, तो आपको सही जवाब देना है काली मृदा को कपासी मृदा कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में ये नाम नहीं दिए गए, आधुनिक मृदाओं के वर्गीकरण दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें जैसे मान लीजिए आपको दे देगा एल्फीसोल है क्या, एरिडोसोल है क्या, वर्टिसोल है क्या, ऐसे कुछ नाम दे देगा दोस्तों। तो उसमें ध्यान रखना काली मृदा को वर्टिसोल्स कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है? वर्टिसोल्स कहा जाता है। ध्यान से देखें क्वेश्चन देखें, हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? बलुई मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा या रेगूर मृदा? देखो आपके यहाँ कंफ्यूज पैदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है ना काली मृदा, कपासी मृदा और वर्टिसोल्स के बारे में, उसमें दोस्तों रेगूर नाम नहीं मिला, या फिर इन चारों ऑप्शनों में से कोई सा भी नाम उनसे नहीं मिलता। न तो वर्टिसोल है ऑप्शन में, न काली मृदा है और ना ही कपासी मृदा है। लेकिन आपका यहां सही आंसर होगा दोस्तों रेगूर मृदा। कौन सी मृदा होगा? रेगूर मृदा। इसी काली मृदा को रेगूर या रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना काली मृदा के 4 नाम है, काली मृदा, वर्टिसोल्स, कपासी मृदा, रेगूर मृदा या रेगर मृदा। कंसेप्ट क्लियर है? ओके। बाकी देख लीजिए, जलोढ़ मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। स्वाभाविक सी बात है, मैदान का नाम आते ही ये सोच लेना कि मैदानों में मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है या नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। तो नदियों के द्वारा निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं भाई। कौन सी मृदा कहते हैं? जलोढ़ मृदा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा दोस्तों अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है और ये मृदा पत्थर के रंग के अनुसार होती है। यदि पत्थर पीला है तो पीले रंग की मृदा, यदि पत्थर लाल है तो लाल रंग की मृदा। ठीक है। एक बालू मृदा या बलुई मृदा, ये थार के मरुस्थल में पाई जाती है, रेत के टीलों के रूप में पाई जाती है, बालू का स्तूपों के रूप में पाई जाती है। ये जो बालू रेत होती है इसमें मृदा के कण मोटे होते हैं, ह्यूमस तत्वों की कमी होती है, नमी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे देखिए, अरावली प्रदेश की जलवायु कैसी है? अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु कैसी है? दोस्तों राजस्थान को साधारण रूप में 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। एक शुष्क जलवायु, एक अर्ध शुष्क जलवायु, एक आर्द्र जलवायु, एक उपाद्र जलवायु और एक अति आर्द्र जलवायु। जो थार का मरुस्थल है, थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर ही। एक तो शुष्क मरुस्थल जिसमें शुष्क जलवायु पाई जाती है और एक इसका थोड़ा सा इधर पूर्व वाला भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में, इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश। यानी शुष्क जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु में विभाजन करती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। पूछा जा सकता है थार के मरुस्थल को शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल में विभाजित कौन सी समवर्षा रेखा करती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। थार के मरुस्थल के आगे यदि आप पूर्व की ओर बढ़ोगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश आएगा और अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो मृदा है दोस्तों, और अरावली पर्वतीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो जलवायु है वह है दोस्तों उपाद्र जलवायु। कौन सी है भाई? उपाद्र। अरावली पर्वतीय प्रदेश से आप थोड़ा सा आगे चले जाइए पूर्व की तरफ या उत्तरी पूर्वी मैदान की तरफ, वहां जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु। और उससे भी आप आगे चले जाइए फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, वहां अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी ये शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र,
ये जलवायु किस आधार पर तय की गई है? ये वर्षा की मात्रा के आधार पर तय की गई है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, यहाँ पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यदि वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी तो आर्द्रता की मात्रा भी ज्यादा होगी, अतः वह क्षेत्र अति आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है। यदि पश्चिम की ओर देखें अपन, थार के मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है। यानी जैसलमेर जिले की एक सम तहसील है जो वर्षा रहित तहसील मानी जाती है, या वर्षा रहित और वनस्पति रहित क्षेत्र माना जाता है सम क्षेत्र को। यानी वहां औसतन 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, या कई साल ऐसे हो जाते हैं जब सूखा अकाल ऐसी यदि स्थिति बन जाती है तो वहां वर्षा होती भी नहीं भाइयों। आ रही है बात समझ में? तो वहां सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए उसे शुष्क प्रदेश कहते हैं। यानी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग को तो शुष्क प्रदेश, 25 सेंटीमीटर से अधिक लेकिन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग को अर्ध शुष्क, 50 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर वाले भाग को अपन क्या कह देंगे भाई, इसमें उपाद्र जलवायु ले लेंगे। और 80 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर वाले भाग को अपन आर्द्र जलवायु में, और 100 सेंटीमीटर से अधिक और 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग को अपन किस में शामिल कर लेंगे? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल कर लेंगे। यानी राजस्थान के झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा बरसात होती है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे कम वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर से भी कम। लेकिन आपसे क्वेश्चन ऑल ओवर पूछ ले कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो माउंट आबू में होती है। सिरोही जिले में है माउंट आबू, जहां 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा भारत में ही होती है, और भारत में मेघालय राज्य के मासिनराम और चेरापूंजी स्थानों पर होती है। पूरी दुनिया में सबसे कम वर्षा अटाकामा के मरुस्थल में होती है, और यह अटाकामा का मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, सबसे कम वर्षा वाला मरुस्थल है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में स्थित है। आगे देखें, कौन सा भौतिक प्रदेश जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? अगले का आंसर तो मिल गया होगा ना आपको। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क, ये दोनों जलवायु दोस्तों थार के मरुस्थल की है। उपाद्र जलवायु प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश की है। आर्द्र जलवायु पूर्वी मैदानी प्रदेश की है, और अति आर्द्र जलवायु हाड़ौती के पठार की है। कौन सा भौतिक प्रदेश जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मुख्य रूप से 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। एक तो उच्चावच के आधार पर। उच्चावच कौन होते हैं? पर्वत, पहाड़ और मैदान, इनको उच्चावच की श्रेणियों में शामिल किया गया है। एक जलवायु के आधार पर कि शुष्क जलवायु है, विषम जलवायु है, कहीं कहीं समान जलवायु पाई जाती है, कहां विषम जलवायु पाई जाती है। तो पूरे राजस्थान में विषम जलवायु वाला क्षेत्र एक ही बनता है, मरुस्थल। तो जलवायु के आधार पर केवल मरुस्थल का वर्गीकरण किया गया है। जलवायु मरुस्थल का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? जलवायु के आधार पर। बाकी हाड़ौती का पठार, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसके वर्गीकरण में उच्चावच को आधार बनाया गया है। आ गई बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नवीन जलोढ़ क्या है? नवीन जलोढ़ क्या है? देखिए, जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मृदा को क्या कहा जाता है भाई? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ऑप्शन देखें तो नवीन जलोढ़ क्या है? जलोढ़ नहीं, नवीन जलोढ़। जलोढ़ मृदा दुनिया की सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें सबसे ज्यादा कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो क्या नवीन जलोढ़ को भाबर कहते हैं, तराई कहते हैं, बांगर कहते हैं, या फिर खादर कहते हैं? चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कभी आपसे पूछ लेगा खादर क्या होता है, कभी आपसे ये पूछ लेगा बांगर क्या होता है, कभी आपसे पूछ लेगा दोस्तों भाबर के बारे में बताइए, या तराई क्षेत्र क्या है, या तराई प्रदेश क्या है, इसके बारे में देखिए। चारों चीजें दोस्तों डिटेल से बता देता हूं, फिर आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लेना। जैसे भाबर, भाबर एक अनुपजाऊ क्षेत्र होता है दोस्तों। भाबर एक कैसा क्षेत्र होता है? अनुपजाऊ क्षेत्र होता है, कंकर पत्थरों वाला क्षेत्र होता है, यहाँ कृषि कार्य संभव नहीं है। जब हिमालय का गिरिपद वाला ढाल है, जहां पर्वत समाप्त होता है या जहां पर्वत के पैर होते हैं, नीचे वाला भाग होता है, उस गिरिपद वाले ढाल की बात है। जब नदियां तीव्र ढलान में बहती हैं तो अपने साथ दोस्तों बड़े बड़े कंकर पत्थरों का अवसाद लेकर आती है और उनको उस स्थान पे जमा कर देती है जहां नदियों का ढाल समाप्त हो जाता है।
जिस स्थान पर नदियों का ढाल समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, ढलान खत्म होने वाले स्थान पर इतने ज्यादा कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं कि जो नदियां बहकर आती है उन कंकड़ पत्थरों के बीच में जो जगह है ना नीचे, उनमें से ही आगे बहने लग जाती है। यदि उस स्थान पर अपन देखें तो नदियां अदृश्य हो जाती है, तो उस अदृश्य वाले कंकड़ पत्थर युक्त क्षेत्र को दोस्तों भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाबर। जैसे ही भाबर खत्म होता है उसके आगे वाले भाग में नदियां पुनः धरातल पे अपने को दिखाई देने लग जाती है, यानी धरातल पर स्पष्ट हो जाती है ये नदियां। और वहां पर दोस्तों दलदली क्षेत्र बन जाता है, कीचड़ युक्त नमी युक्त मात्रा वाला क्षेत्र बन जाता है या मृदा वाला क्षेत्र बन जाता है, और उस क्षेत्र को कहा जाता है तराई। क्या कहा जाता है, तराई। नदियां पहाड़ से नीचे उतरती है, सबसे पहले भाबर बनाती है, भाबर के जस्ट आगे वाले भाग में तराई बनाती है। तराई दलदली भूमि है दोस्तों, अधिक आर्द्रता वाली भूमि है, नमी युक्त मृदा वाली भूमि है। यहाँ पर दोस्तों शुष्क कृषि तो नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसी फसलें उगाई जा सकती हैं जिनमें सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, चावल की खेती। इस तराई प्रदेश में वर्तमान समय में, तराई प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है भारत में, उत्तर के विशाल मैदान में, वहां चावल की खेती की जा रही है और गन्ने की खेती की जा रही है। चावल गन्ना दोनों दोस्तों रोपण कृषि के उदाहरण हैं, जबकि चाय और कॉफी ये दोनों ही किसके उदाहरण है, पेय फसलों के उदाहरण है या बागानी कृषि के उदाहरण है। अब भाबर, भाबर के आगे तराई, तराई के आगे बढ़ती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भी दोस्तों दो प्रकार की पाई जाती है, एक तो नवीन जलोढ़ और एक पुराने जलोढ़। जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसे कहा जाता है खादर। नवीन जलोढ़ मृदा को तो क्या कहा जाता है, खादर। और जो पुराने जलोढ़ होते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा, उसे कहा जाता है बांगर। तो क्वेश्चन पढ़े, नवीन जलोढ़ क्या है, खादर। नवीन जलोढ़ किसे कहते हैं, खादर को। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। जो दलदली मृदा होती है हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, जहां नदियां पुनः स्पष्ट होती है, उसे तराई कहते हैं। हिमालय का वह अनुपजाऊ कंकर पत्थर से युक्त क्षेत्र जहां कृषि कार्य नहीं किया जा सकता या कृषि कार्य करना संभव नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। और यहाँ पर नदियां छुप जाती है, नदियां लुप्त हो जाती है, जो आगे कुछ दूर जाके दिखाई देती है। और कौन से स्थान पे, तराई स्थान पे। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बताइए कहाँ है, क्या बेंगलुरु में है, पोखरण में है, सगाई पहाड़ी पर है या गुरुग्राम में है। सही आंसर देखें तो दोस्तों गुरुग्राम में है। गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव था और यह भारत के हरियाणा राज्य में है भाई। कौन से राज्य में है, हरियाणा राज्य में है, जो कहने का मतलब राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है, राजस्थान की सीमा पर स्थित है या राजस्थान से सीमा बनाने वाला जिला है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर अनुसंधान केंद्र की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में की गई है। आगे इनके बारे में भी देख लीजिए, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं। ये जो पोखरण स्थान है ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। और पोखरण दोस्तों परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। यानी मुख्य रूप से भारत के जितने भी परमाणु परीक्षण किए गए हैं ना, वो दोस्तों पोखरण में ही किए गए हैं। कहां पर किए गए हैं, पोखरण में ही किए गए हैं। इसलिए इस पोखरण को भारत का शक्ति स्थल कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का शक्ति स्थल किसे कहा जाता है, शक्ति स्थल कहा जाता है पोखरण जैसलमेर को कहा जाता है, जहां पर मुख्य रूप से परमाणु परीक्षण किए गए हैं। चगाई पहाड़ी दोस्तों भारत में नहीं है, ना ही राजस्थान में है, ये चगाई पहाड़ी पाकिस्तान देश में है। जिस प्रकार भारत के परमाणु परीक्षण को पोखरण स्थान के नाम से जाना जाता है ना, वैसे ही दोस्तों पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण स्थल को चगाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी का कंटेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण स्थल को किस नाम से जाना जाता है, चगाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु के बारे में ध्यान रखो, भारत में इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो जानते हो ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसरो की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी, या इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बेंगलुरु में है। लेकिन आपसे पूछ ले, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहां पर है, यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में की गई। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, व्हीलर द्वीप कहां पर स्थित है, व्हीलर द्वीप भारत के ओडिशा राज्य में है और उस व्हीलर द्वीप को वर्तमान समय में अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वीप कहां स्थित है, ओडिशा में, जिसका पुराना नाम क्या था, व्हीलर द्वीप था। अगला क्वेश्चन देखिए,
भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता के बारे में पूछ रहा, तीव्रता किससे मापी जाती है? क्या सीस्मोग्राफ से मापी जाती है, बैरोमीटर से मापी जाती है, या फिर रिक्टर या रिएक्टर स्केल पे मापी जाती है, या थर्मामीटर से मापी जाती है? चारों ऑप्शनों के बारे में स्पष्ट जानकारी दे देता हूं। सीस्मोग्राफ, इसका संबंध भूकंप से ही है। भूकंप का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से सुने, भूकंप का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। लेकिन भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं ना, उसे दोस्तों रिक्टर स्केल कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पे मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पे। भूकंप का पता किससे चलाया जाता है? सीस्मोग्राफ से चलाया जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? सीस्मोलॉजी। बाकी ऑप्शन भी देखिए। बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है, इसे वायुदाब मापी भी कहा जाता है। तो वायुदाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए? बैरोमीटर। थर्मामीटर, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। तापमान कौन से यंत्र से मापा जाता है भाई? थर्मामीटर से मापा जाता है। एक दोस्तों इन पैमानों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है लेक्टोमीटर के नाम लिए। लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लेक्टोमीटर से दोस्तों दूध मापा जाता है, या दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से देश के बराबर है? बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर हिट क्वेश्चन है, ऐसे मान लीजिए, मतलब अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को देखकर। क्या बताएं, बहुत सारे ऑप्शन खतरनाक है। राजस्थान का आकार क्या ब्रिटेन देश के बराबर है? बराबर पूछ रहा है ये। क्या राजस्थान का आकार ब्रिटेन देश के बराबर है, श्रीलंका के बराबर है, इजराइल देश के बराबर है, या जापान देश के बराबर है? खतरनाक क्वेश्चन है, सारे ऑप्शन बता दूं आपको मैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से देश के बराबर है? जापान देश के बराबर है दोस्तों। जापान का क्षेत्रफल और राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग एक समान सा है। जापान को प्राचीन समय में निप्पो के नाम से भी जाना जाता है। जापान वही देश है दोस्तों जिसके हिरोशिमा और नागासाकी शहर परमाणु हमले के लिए प्रसिद्ध रहे हैं या कुख्यात रहे हैं। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों पर परमाणु हमले किए थे। कौन कौन से शहरों पे किए थे? एक तो जापान के हिरोशिमा पर और दूसरा था नागासाकी। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का वह देश कौन सा है जिसने अपने संविधान में इस बात का उल्लेख कर रखा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे या हम युद्ध नीति पर प्रतिबंध लगाते हैं, यानी हमारे देश के द्वारा कभी भी युद्ध नीति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तो वह देश कौन सा है दोस्तों? जापान। और इसी नीति के बाद में जापान ने टेक्नोलॉजी की तकनीकी अपनाई दोस्तों, प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया, बहुत ज्यादा कार्य किया, बुद्धिमत्ता से कार्य किया, और आज दोस्तों जापान पूरे विश्व में वैकल्पिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है। दुनिया में यदि टेक्नोलॉजी की बात करें ना दोस्तों, तो टेक्नोलॉजी के मामले में दोस्तों जापान का महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ का रक्षा बजट है ना, रक्षा बजट, उसमें जापान का 3रा स्थान है। अब देखो राजस्थान जितना सा देश है दोस्तों जापान, लेकिन अमेरिका और चीन के बाद में 3रा महत्वपूर्ण स्थान रखता है जापान। ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है जो अमेरिका का है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है भाई? 193। और 193वां जो सदस्य देश था वो दक्षिणी सूडान बना था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कौन था? ट्रिगवेली था भाई। कौन था? ट्रिगवेली। और संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। बान की मून तो पहले था, वर्तमान समय में एंटोनियो गुतरेस है जो पुर्तगाल के रहने वाले। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले एशियाई महासचिव कौन बने थे? यू थॉन्ट बने थे भाई। कौन बने थे? यू थॉन्ट बने थे। ऐसे क्वेश्चंस का आप जरूर ध्यान रखना। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ब्रिटेन से 2 गुना है, ब्रिटेन से 2 गुना है, और जर्मनी और जापान के लगभग बराबर है, जबकि श्रीलंका से 5 गुना है भाई। राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से तो कितना है? 5 गुना। ब्रिटेन से कितना है? 2 गुना। लेकिन इजराइल से 17 गुना बड़ा है। इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना। यहां से कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया गया कि राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल देश के क्षेत्रफल से कितना बड़ा है? 17 गुना। श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना बड़ा है? 5 गुना बड़ा है अपना राजस्थान।
और ब्रिटेन से कितना बड़ा है, लगभग 2 गुना है। जापान और जर्मनी के लगभग बराबर है। इजराइल दोस्तों वही देश है, इजराइल वही देश है जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के लिए जाना जाता है। भारत में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसे ड्रिप सिंचाई पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, कौन से देश से ग्रहण की गई भाई, इजराइल देश से ग्रहण की गई। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के निकटतम स्थित जलीय पड़ोसी देश है। ब्रिटेन के अधीन दोस्तों भारत का उपनिवेशन काल चला था, यानी ब्रिटेन ने भारत में लगभग 200 साल तक शासन किया है। आप जरूर ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जरूर ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से देश की कंपनी थी, ब्रिटेन देश की कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको राजस्थान ज्योग्राफी और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने अवेलेबल करवाए हैं, या आपके सामने इन प्रश्नों के माध्यम से रखे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो क्लास बहुत पसंद आई होगी, या आपके जो कंटेंट जो मैंने बताए हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको अपनी वीडियो क्लास अच्छी लगी है, आपको मेरी पढ़ाने की शैली पसंद आई है, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, राम राम सा, धन्यवाद।